हम्म। तो कल हम लोग जाने थे इससे पिछले क्लास में चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में। गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक हुआ था वो कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। उसके विषय में जाने थे। आज हम जानेंगे उसका जो उत्तराधिकारी था जो कि समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त, जिसका शासनकाल 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। ठीक है, अब हम जानेंगे समुद्रगुप्त ने क्या क्या काम किया। ठीक है, इसको भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया था, कहां कहां विजय किया था, अपने गुप्त साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था, ये सब आज हम समुद्रगुप्त के विषय में जानेंगे। और कहा जाता है समुद्रगुप्त का जो ये 350 से 375 ईस्वी जो लिखा हुआ है शासनकाल, समुद्रगुप्त को 335 ईस्वी में ही गद्दी पर बैठा दिया गया था। मतलब बैठा नहीं दिया गया था, वो अपने राज्य का कार्यभार अपना काम कर रहा था। ठीक है, 335 ईस्वी में। लेकिन उसका जो राज्याभिषेक हुआ है, वास्तविक रूप से जो वो राजा बनता है वो 350 ईस्वी में बनता है। कब बनता है? 350 ईस्वी में बनता है। क्लियर है? तो चलो आज हम जानते हैं समुद्रगुप्त के विषय में। समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और इसकी माता का नाम था कुमार देवी। क्या नाम था माता का? कुमार देवी, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ थी ये। ठीक ना? और उसके बाद जो है समुद्रगुप्त जो है 350 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पर बैठने के साथ ही इन्होंने आर्यावर्त के 12 राजा और दक्षिणावर्त के 12 राजा दोनों पर विजय हासिल करता है। दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण के 12 गो राजा पर विजय हासिल किया। उसके बाद उत्तर के राजा अर्थात उत्तर, उस समय का क्षेत्र जो था, आप लोग को बताए थे आर्यावर्त कौन था? गंगा के जो मैदानी भाग था उस क्षेत्र में जो निवास करता था उसे आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है, तो उत्तर भारत को आर्यावर्त कहते थे। तो उत्तर भारत के 12 राजा पर, जो बड़ा बड़ा राजा था, उस पर जीत हासिल किया और दक्षिण भारत के 12 राजा पर जीत हासिल किया। ठीक है, तो उसके बाद यह क्या, तो यही जीत के कारण एक इतिहासकार था, ठीक है, स्मिथ ने कहता है, स्मिथ एक इतिहासकार, इसीलिए इस जीत के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा। कौन से कहा? तो भारत का नेपोलियन कहा, इसी जीत के कारण। ठीक है, तो उसके बाद यह जो अपने राज्य क्षेत्र का जो विस्तार किया, यह उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक किया था। उसके बाद पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में मालवा तक अपने राज्य का विस्तार किया। कौन किया था? तो यह समुद्रगुप्त किया। लेकिन उत्तर में कुछ राज्य ऐसा था जैसे कि जम्मू कश्मीर, उसके बाद राजपूताना, पंजाब, सिंध, ये सब राज्य को छोड़ करके बाद बाकी उत्तर के जितने भी राज्य था सभी पे इन्होंने जीत हासिल कर लिया था। उसके बाद समुद्रगुप्त ने अपनी शक्ति का, गुप्त वंश के शक्ति का जो प्रसार किया, वह कौन से? तो वह नीति अपनाया था, आक्रमण की नीति को अपनाया था। कौन सी नीति को अपनाया था? आक्रमण की नीति को अपनाया था। प्रयागप्रस्ती अभिलेख से हमें इससे जानकारी प्राप्त होता है। यह एक महान विजेता, प्रयागप्रस्ती अभिलेख में लिखा हुआ है, जो समुद्रगुप्त एक महान विजेता था और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला था। समुद्रगुप्त के विषय में प्रयागप्रस्ती अभिलेख में इस चीज की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद इन्होंने समुद्रगुप्त जो है अपना विशाल साम्राज्य का जो स्थापना करने के बाद समुद्रगुप्त क्या करता है? समुद्रगुप्त श्रीलंका का एक राजा था जिसका नाम था, श्रीलंका का जो राजा था उसका क्या नाम? मेघवर्मन। क्या नाम था? मेघवर्मन राजा जो है इससे अनुमति मांगता है। किससे? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त से अनुमति ये मांगता है, जो हम बिहार के गया जिले में एक बौद्ध मठ बनाने वाले हैं, क्या आप हमें उनका अनुमति दे सकते हैं? तो समुद्रगुप्त ने इसको जो है सो अनुमति प्रदान कर दिया। बोला ठीक है, आप बौद्ध मठ बना सकते हैं। और कालांतर में यही बौद्ध मठ आगे चल करके बहुत बड़ा बौद्ध विहार बना। और इन्होंने ही, समुद्रगुप्त ने ही बुद्ध, उस समय के जो बौद्ध भिक्षु हुए थे, उसको जो है संरक्षण प्रदान किया था, जिसका नाम, वो बौद्ध भिक्षु का नाम जो था वो वसुबंधु। क्या नाम था? वसुबंधु नाम था। और समुद्रगुप्त जो है वह एक विजेता के साथ साथ एक संगीतज्ञ भी था। एक जो है मतलब संगीतज्ञ था, एक
एक कवि भी था, कला का संरक्षक था, शिक्षा का संरक्षक था। शिक्षा को संरक्षा प्रदान किया था कौन? संरक्षण समुद्रगुप्त ने ही शिक्षा को भी संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त के ही सिक्कों पर जो है सुबह समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। जो समुद्रगुप्त खुद से वीणा बजा रहे हैं, इसका मतलब यह होता है, इसे कहा जाता है तो वीणा वादन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किसको? तो समुद्रगुप्त को। अब इसका तो ये सब चीज समझ में आ गया। अब जानते हैं जो राज्य करता था यह अप्रत्यक्ष रूप से करता था। कहाँ पे कुछ राज्य को प्रत्यक्ष रूप से वहां पे अपना शासन चलाता था, तो कहीं पे अप्रत्यक्ष रूप से चलाता था। तो आप लोग को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप होता है जो खुद से शासन करना, अप्रत्यक्ष रूप होता है किसी के द्वारा शासन करवाना। ठीक है, तो 12 राज्य जो दक्षिण भारत की ओर वो जीता था, वो राज्य पे यह अप्रत्यक्ष रूप से शासन करता था, और उत्तर भारत में प्रत्यक्ष रूप से शासन करता था। तो क्योंकि 12 राज्य जो दक्षिण भारत में था, वहां जाना बहुत ही कठिन था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करना पड़ता था, फिर वो वहां पे जाता, फिर राज करता, तो बहुत परेशानी हो जाता। इसलिए यहाँ के राज्य जो जीतने के बाद वहां के राजा को जो है बोला, आप मेरा पराधीनता स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, आप मेरा जो है पराधीनता स्वीकार कीजिए, हम आपके राज्य पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, स्वीकार करिए। आप हमको कुछ कर, महीना में या साल में कुछ कर आप हमको दे दीजिए, और आप मुक्त रूप से आराम से आप जो है अपना शासन व्यवस्था चलाइए, लेकिन हमको कर चाहिए। कर यहाँ से कर लेता था, शासन वो करता था, लेकिन कर इसको, क्योंकि युद्ध में हारा हुआ था, युद्ध में हारने के बाद इसको कर पहुंचाता था। किसको? तो समुद्रगुप्त को पहुंचाता था। कौन? वो दक्षिण भारत के जो 12 राजाओं को जो जीता था उसको। ठीक है, तो यहां तक समुद्रगुप्त का हो गया। अब समुद्रगुप्त जो है, इसी बीच में समुद्रगुप्त यही 335 से लेकर के 375 के बीच में एक और नया चीज उत्पन्न होता है, जिसको कि हम कहते हैं, जो कोई इतिहासकार, लेकिन सभी इतिहासकार जो है इस चीज के लिए मौन है। कोई इतिहासकार कहता है जहां ऐसा था, तो कोई इतिहासकार कहता था नहीं ऐसा नहीं था। ठीक है, जो कि हम काच राजा, एक राजा हुआ जो कि इसी बीच में, जिसका नाम था काच। क्या नाम था? काच राजा। ठीक है, तो इतिहासकार कहता है जब चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त को गद्दी प्रदान कर दिया था, तो यह काच जो था वो समुद्रगुप्त का भाई था। समुद्रगुप्त का भाई था, जो कि यही गद्दी के लिए चंद्रगुप्त प्रथम जो अपने बेटे को, समुद्रगुप्त को जो गद्दी प्रदान कर दिया गया था, तो विद्रोह किया था। काच राजा अपने भाइयों से मिलकर के विद्रोह कर दिया था। लेकिन इसमें इतिहासकार एक मत में नहीं है, इतिहासकार जो है इसका एक मत में नहीं है। लेकिन एक इतिहासकार हुआ जो कहता है, जिसका नाम है एलन। इतिहासकार का नाम है एलन। क्या नाम है? एलन। इतिहासकार का नाम है एलन। और यह इतिहासकार कहता है नहीं, ऐसा बात नहीं है, यह काच जो था, यह काच समुद्रगुप्त का ही पहले का नाम था, काच। ठीक है, जो दक्षिण भारत का जब विजय प्राप्त कर लेता है, कौन? तो काच, जो कि हिंद महासागर की ओर से जब विजय प्राप्त करके वापस आ जाता है, तब यही काच का नाम पड़ जाता है समुद्रगुप्त। तब यही काच का नाम क्या पड़ जाता है? समुद्रगुप्त पड़ जाता है। तो यह कौन कहा था? यह एलन कहा था, और एलन की का ही जो मत है, इसको सब समर्थन दिया था। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो बोला था, ये काच राजा था जो समुद्रगुप्त के विद्रोह युद्ध किया था, और समुद्रगुप्त ने काच को हराया था। इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। ठीक है, तो ये इसको मानेंगे, एलन की बात को हम मानेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम समुद्रगुप्त का उपाधि के विषय में जानेंगे, और समुद्रगुप्त को क्या क्या उपाधि प्रदान किया गया था। उसके बाद जानेंगे समुद्रगुप्त के समय में 6 प्रकार का सिक्का जारी किया था समुद्रगुप्त खुद ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे समुद्रगुप्त की उपाधि। तो समुद्रगुप्त का पहला उपाधि जो था, वो था लिच्छवी दोहिता। क्या था? लिच्छवी दोहिता। आप लोग को बताए थे, जो आर्य समाज में महिलाओं को दोहिता कहा जाता था, दुहिता कहा जाता था, क्योंकि गाय को जो वो दुहती थी, तो गाय को दुहने वाला महिला ही होती थी, इसीलिए उसे दुहिता कहा जाता था महिलाओं को, लिच्छवी। तो इसीलिए लिच्छवी दोहिता, इसलिए क्योंकि यह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का पुत्र था।
कुमार देवी का पुत्र था, इसीलिए लिच्छवी दोहिता के उपाधि से इसे समुद्रगुप्त से जाना गया। दूसरा उपाधि जो इसे प्रदान किया गया था वो किया गया था अप्रतिरथ। क्या प्रदान किया गया था? अप्रतिरथ प्रदान किया गया था। अप्रतिरथ, जिसका रथ जिधर चल दे उधर वो विजय करके ही आता था, इसीलिए उसका एक उपाधि था अप्रतिरथ। क्लियर है? अब देखो तीसरा उपाधि क्या था। तीसरा उपाधि था पराक्रमांक। याद रखना, तीसरा उपाधि क्या था? पराक्रमांक, मतलब पराक्रम से भरपूर, अधिक पूरा पराक्रमी। पराक्रमी को ही पराक्रमांक कहते हैं, ठीक है? तो पराक्रमांक उपाधि। और उसके बाद जो उपाधि प्रदान किया गया था इसको, वो किया गया था अश्वमेध कर्ता। इससे पहले जो अश्वमेध यज्ञ हुआ था वो कौन किया था? इससे, अरे गधा, इससे पहले का अश्वमेध यज्ञ कौन किया था? अश्वमेध यज्ञ से पहले पुष्यमित्र शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, बताए थे ना, ठीक है? तो वही अश्वमेध कर्ता, यह भी समुद्रगुप्त भी अश्वमेध यज्ञ किया था, इसीलिए इसका उपाधि अश्वमेध कर्ता पड़ा। उसके बाद परम भागवत। परम भागवत एक उपाधि इसका था, परम भागवत। परम भागवत उपाधि इसलिए पड़ा क्योंकि यह भी शैव धर्म को मानता था, हिंदू धर्म को मानता था, ठीक है? और भगवान विष्णु की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? भगवान विष्णु की पूजा करता था, नारायण का पूजा करता था, इसलिए इसे परम भागवत कहा गया। भागवत कथा में भगवान विष्णु के ही विषय में भगवान श्री कृष्ण जी जो है वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, ठीक है? अवतार हैं, अवतार नहीं, अवतार हैं, ठीक है? तो इसे इसीलिए भागवत कथा हुआ था, ठीक है? भागवत बना है भागवत। तो भागवत क्या लिखा है? हाँ, परम भागवत। परम भागवत की उपाधि इसे प्रदान किया गया क्योंकि नारायण का पूजा करता था। अब देखो कविराज। कविराज की उपाधि प्रदान किया गया इसे। कविराज की उपाधि इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि यह एक कलाकार भी था, एक कवि भी था यह, ठीक है? और इसी के राज दरबार में एक विद्वान कवि हरिसेन रहा करता था। इसके दरबार में दरबारी कवि था हरिसेन, जो कि एक महान कवि हुआ करता था। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, और कविराज की उपाधि इसे प्रदान किया गया क्योंकि यह भी कविता कहता था, कविता बोलता था। उसके बाद इसे कहा गया वीणा वादन। वीणा वादन इसीलिए इसे कहा गया क्योंकि यह वीणा बजाता है, वीणा बजाता था, और इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तस्वीर उत्कीर्ण कहीं कहीं से इसके सिक्के पर प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह वीणा भी बजाता था, अर्थात कला प्रेमी था यह, ठीक है? तो इसका हो गया ये उपाधि। उपाधि के बाद हम लोग जानेंगे समुद्रगुप्त के 6 सिक्के के विषय में। किसके कितने सिक्के? 6 सिक्का हुआ। तो ध्यान से सुनना, 6 सिक्का क्या क्या हुआ था। पहला सिक्का जो इसका होता है वह गरुड़ प्रकार का सिक्का होता है। गरुड़ प्रकार का सिक्का एक ऐसा सिक्का था जो कि इसका राज्य चिन्ह था। किसका राज्य चिन्ह था? गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त के शासन काल में गरुड़ का फोटो जो होता था वो इसका राज्य चिन्ह था, ठीक है? उसके बाद होता था धनुधरी प्रकार का सिक्का। धनुधरी प्रकार का सिक्का, कुछ सिक्कों पर यह क्या होता था? यह धनुष बाण लेकर के अपना तस्वीर उस पर उत्कीर्ण था, इसीलिए धनुधरी सिक्का कहा गया। धनुधरी सिक्का चलाया, ठीक है? और फिर तीसरा सिक्का जो होता है वो परशु प्रकार का सिक्का होता था। परशु प्रकार से कुछ समझ में आ रहा है? भगवान परशुराम के फरसा होता था ना, वैसे ही फरसा लेकर के समुद्रगुप्त जो है फरसा लेकर के एक तस्वीर है जो कि इसका सिक्का पर उत्कीर्ण है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है परशु प्रकार का सिक्का। उसके बाद अश्वमेध प्रकार का सिक्का। अश्वमेध, यह अश्वमेध यज्ञ किया था तो कोई सिक्के पर इसका अश्वमेध का तस्वीर बना हुआ सिक्का है, तो उसको कहते हैं अश्वमेध प्रकार का सिक्का, ठीक है? अब आ जाता है व्याघ्र प्रकार का सिक्का। व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का। व्याघ्र हनन का मतलब समझते हो? बाघ का हत्या करने वाला, ठीक है? जो बाघ का हत्या किया, तो बाघ का हत्या करते हुए फोटो जो अंकित किया था सिक्के पे, कौन किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने बाघ का हत्या किया था, और इसीलिए इसे कहा जाता है व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का, ठीक है? और फिर उसके बाद एक छठवां सिक्का जो जारी होता है वो कौन सा सिक्का जारी होता है? तो वीणा वादन सिक्का जारी होता है। कौन सा सिक्का? जो कि कई बार बोल भी चुके हैं, वीणा वादन सिक्का, जो कि इस पर जो है वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है, इसीलिए इसे हम कहते हैं वीणा वादन सिक्का। तो समुद्रगुप्त के उपाधि को भी आज हम जाने, समुद्रगुप्त के कितने सिक्के हुए उसके विषय में भी आज हम जाने, समुद्रगुप्त ने क्या क्या किया उसका विषय में भी हम जाने, समुद्रगुप्त ने अपना राज्य को कहां से कहां तक लाया था। तो ध्यान से सुनना, ठीक है? एकदम उत्तर में
हिमालय, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में, दक्षिण भारत दिमाग में रखना, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी तक, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखना जो वह विंध्याचल पर्वत श्रेणी को क्रॉस करने में कठिनाई होती थी, इसलिए 12 राजाओं से उन्होंने कर लिया और प्रत्यक्ष रूप से शासन भी चलाया, ठीक है। तो दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में मालाबार तक, कहाँ तक, मालवा तक, मालवा तक जो है सो अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया था। इतना बड़ा राज्य क्षेत्र का विस्तार समुद्रगुप्त ने ही किया था, इसीलिए सुनने से ही लगता है ना, ये इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन की संज्ञा इसे कौन दिया था, तो यह स्मिथ ने दिया था, एक इतिहासकार था स्मिथ, वो दिया था। और ये कौन कहा था, जो कांच जो था वो समुद्रगुप्त ही था, वो कौन कहा था, तो एलन कहा था, कौन, तो इतिहासकार एलन ने कहा था। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, इसे पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके हैं, जो इसके विषय में स्रोत कहाँ से इसके विषय में जानने को मिलता है हमें गुप्त वंश का, तो कहाँ से मिलता है, तो कालिदास के रचित जो है जैसे कि कामसूत्र हो जाता है, मृच्छकटिकम हो जाता है, ये सब इतिहासकार जो है सो नाटक से हमें प्राप्त होता है गुप्त वंश की जानकारी, ठीक है। तो आज हम जाने समुद्रगुप्त के विषय में, ठीक है। समुद्रगुप्त के विषय में आज यहीं तक, कल से आप लोग को पुनः शुरू किया जाएगा। समुद्रगुप्त का फिर उत्तराधिकारी हुआ कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कि कौन जानेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में, और यहीं पे कहानी रामगुप्त का भी बीच में आएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे। आज के लिए आप लोग को बस इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू, ठीक है।